हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट का जो हाल ही में पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो पेपर है वो 18 जनवरी 2023 का पेपर है और ये सीटेट पेपर 2 का CTP का पेपर होगा। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, CTP से 30 प्रश्न आते हैं। इनमें से पूरे 15 प्रश्नों को हमने पार्ट 1 में सॉल्व करा दिया है। बाकी के जो 15 प्रश्न बचे रह गए थे उन्हें आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। इसके साथ ही हम DSSB, UP टेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग देर न करते हुए। तो देखते हैं हम आज का क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन है, नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है पढ़ते हैं। पहला कथन है कि यह शिक्षा वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं। दूसरा कथन है कि इसमें बहिष्करण, भेदभाव और तथा भागीदारी और सीखने के अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। और तीसरा कथन है कि इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर की सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे सीखने में बाधा के रूप में तो हम नहीं देखते हैं, बल्कि उसे एक साधन के रूप में देखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो गया। और यहाँ जो पहला और दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ठीक से देख लेते हैं। पहला जो कथन दिया है कि यह शिक्षा वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं। तो जी हाँ, समावेशी शिक्षा का यही अर्थ है कि विकलांग और जो बिना विकलांग विद्यार्थी हैं सामान्य रूप से एक ही विद्यालय में पढ़ाया जाए। और दूसरा कथन भी सही है। इसमें दे रखा है कि इसमें बहिष्करण, भेदभाव व भागीदारी और सीखने के अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन यहाँ गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा हमारा यहाँ पर। पहला और दूसरा ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल है क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को जो उसके कक्षा में अगर विविध बच्चे हैं जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले भी कुछ बच्चे हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए शिक्षिका को। ऑप्शंस देखते हैं। सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। दूसरा है सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करने चाहिए। तीसरा है मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं। या फिर चौथा है कि उन बच्चे जो सीख सकते हैं को पहचान कर केवल उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। ये कथन तो बिल्कुल गलत है। जहाँ केवल शब्द दे दिया फ्रेंड्स वो नेगेटिव के अर्थ में आता है और यहाँ केवल दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। हमें पॉजिटिव को ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पहला भी दिया है कि सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। जी नहीं, हमें नज़रअंदाज नहीं करना है बल्कि उन्हें साथ लेकर पढ़ाना है। और दूसरा ऑप्शन भी है कि सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये भी कथन गलत है। सांस्कृतिक भिन्नताओं को हमें मिटाना नहीं है, जबकि हमें यह मानना है कि भिन्नताएं जो होती है वो कमियाँ नहीं है, वो भी एक समाधान संसाधन के रूप में कार्य करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पर। फ्रेंड्स, सही से देख लीजिए। मानना चाहिए कि अध्यापिका के कक्षा में अगर विविध प्रकार के बच्चे हैं जो कि हाशिए समुदाय से भी आ रहे हैं तो उन्हें यह मानना चाहिए कि विभिन्नताएं जो हैं वो कमियां नहीं हैं, हमें उन्हें लेकर चलना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी। तो समावेशी कक्षा में बच्चों को सीखने में कौन सी पद्धति सहायक होगी। ऑप्शंस हैं प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम, तीसरा है मानकीकृत निर्देश या फिर चौथा है सख्त मूल्यांकन प्रणाली। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, सहयोगात्मक अधिगम समावेशी शिक्षा में बच्चों को सीखने में सहायक होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ पर। और जो सहयोगात्मक अधिगम की बात की है ये वाइगोस्की महोदय ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। तो कौन सा शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान है जो कि एक विद्यार्थी है जिसे गतिमान यानी कि गति करने में उसे दिव्यांगता है, शारीरिक रूप से अक्षम है विद्यार्थी, तो उसके अनुकूल उपयुक्त समायोजन किस प्रकार से होगा।
ऑप्शन है बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना। दूसरा है मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीकों से रखकर आने जाने को सुगम बनाना। और तीसरा है कि मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो तीनों कथन है ये तीनों कथन ही सही है। अगर गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र हैं हमारे क्लास में तो उन्हें बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना चाहिए, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना चाहिए, जिससे वो विद्यार्थी सही ढंग से बिना किसी परेशानी दिक्कत के क्लासरूम में आ जा सके। और तीसरा है कि मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। ये भी कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन हैं? तो रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? ऑप्शंस है बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जोखिम उठाना, लचीलापन या फिर बोरियत के लिए असहिष्णुता। तो यहाँ रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 है। तीसरा, चौथा और पांचवा ये तीनों ऑप्शन सही है। रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? तो इसमें जोखिम उठाना है, लचीलापन है और बोरियत के लिए असहिष्णुता, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। बाकी पहला और दूसरा, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, ये गलत है, और बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, ये भी कथन गलत है। तीसरा, चौथा और पांचवा ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है हमारा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी जैसी ऐसी होनी चाहिए डैश। तो एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश किस प्रकार से सामूहिक कार्य को सुगम बनाना चाहिए और मेज व कुर्सी को किस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए। ऑप्शंस है गतिशील जिसे खिसकाया जा सके, दूसरा है गतिशील जो नियत हो, तीसरा है तनाशाह जो नियत हो, चौथा है तनाशाह जिन्हें खिसकाया जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को गतिशील और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी की ऐसी होनी चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके, यानी कि सुविधा के अनुसार उन्हें खिसका कर बच्चे बैठ सकें, वहीं सामाजिक रचनात्मक कक्षा का गुण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और तर्क से जुड़ा हुआ है। कथन ए और तर्क आर दे रखा है। कथन ए में है कि अधिगम को केवल सीखने में अस्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। और तर्क आर है कि सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। तो क्या ये दोनों कथन सही है? और ऑप्शन से देखते हैं फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है आर ए की, यानी कि कथन ए जो दे रखा है कि अधिगम को केवल सीखने में अस्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है, ये बिल्कुल सही कथन है। और तर्क आर है कि सीखना एक जटिल क्रिया है, इसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसलिए कथन और तर्क ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है हमारे यहाँ पे। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारी ये एनालिसिस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड लाइक भी किया कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? तो अनुभवात्मक अधिगम जो है वो किस पर जोर डालता है? ऑप्शंस है सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, करके सीखने की महत्वता पर, या फिर सीखना एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद है, या फिर चौथा ऑप्शन वेधन और यांत्रिक अभ्यास पर। अनुभवात्मक अधिगम जो है इनमें से किस पर जोर देगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अनुभवात्मक अधिगम करके सीखने पर जोर देता है, यानी कि विद्यार्थी जब कुछ कार्य करके सीखते हैं तभी उन्हें अनुभव मिलता है और अनुभव के द्वारा वह सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। करके सीखना, इसको महत्व देता है अनुभवात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
यदि छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार सही प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है तो स्कूल को सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन है इन बच्चों में कमी पर, माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर, माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर, या फिर स्कूल और कक्षा के वातावरण और लोकाचार पर। तो विद्यालय को इनमें से किस पर ध्यान देना केंद्रित करना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। स्कूल और कक्षा के वातावरण और लोकाचार पर स्कूलों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए जब विद्यार्थी उनके अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है। तो इसमें वह चेंजिंग करेंगे तभी विद्यार्थी सही प्रदर्शन करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है? तो नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें से कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करेगा? ऑप्शन है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है। दूसरा है समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तीसरा है छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस आते हैं। या फिर चौथा है विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देता है जिसमें कुछ ऐसी स्थिति हैं जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये चारों ऑप्शन ही सही लग रहे हैं। ऑप्शंस कुछ घुमाने वाला दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बनाया है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, उसे ढूंढना है जो सबसे नज़दीक है प्रश्न के। यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन जो कथन करता है वो ऑप्शन नंबर 1 ही है, क्योंकि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसी के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य को निर्धारित करता है एक एक करके चरण दर चरण प्रक्रिया के अनुसार, इसलिए तभी वह समस्या का सही रूप से स्वाभाविक रूप से प्रयोग करेगा और आगे बढ़ता जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कार्य नीति एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के संवेगात्मक आत्मनियमता को प्रोत्साहित नहीं करेगी? तो कौन सी कार्य नीति है जो एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्मनियमनता जो है उसे प्रोत्साहित नहीं करेगी? यह नहीं करेगी दिया है। 3 ऑप्शन तो राइट हैं, एक जो है वो वहीं गलत है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ गलत होगा? ऑप्शंस देखते हैं। विद्यार्थियों को अपनी भावनाएं पहचानने व उनकी अभिव्यक्ति करने में मदद करना, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है संवेगों से जूझने की नीतियों पर चर्चा करना, ये भी कथन सही है। तीसरा है विद्यार्थियों को संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में सांस्कृतिक भिन्नताओं को पहचानने में मदद करना, ये भी कथन सही है। ये तीनों पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं। यहाँ जो नई कथन दिया है तो वो देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना व लगातार तुलना करते हुए अविश्वास का माहौल बनाना। फ्रेंड्स जो गलत कथन है वो ऑप्शन नंबर 4 ही है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए और ना ही विद्यार्थियों के बीच तुलना करनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पर यहीं गलत कथन दे रखा है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा ये जो कथन है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही कथन है। चौथा ही राइट। प्रश्न देखते हैं, बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है? तो बच्चों को सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शंस है परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना। दूसरा है उनके प्रदर्शन की हमेशा उनके समकक्षियों से तुलना करना। तीसरा है हर व्यवहार के लिए इनाम या सजा प्रस्तुत करना। या फिर चौथा है उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कथन है ऑप्शन नंबर 4। बच्चों को सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है कि उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा किया जाए, तभी बच्चे सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। बाकी पहला ऑप्शन है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना, ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि विद्यार्थियों पर अच्छे अंक लाने के लिए दबाव नहीं डालना है। और दूसरा है कि प्रदर्शन के लिए हमेशा उनके समकक्षियों से तुलना करना, हमें उन्हें उनके समकक्षियों से तुलना भी नहीं करनी है कि वो विद्यार्थी पढ़ने में तेज है और तुम कैसे हो, इस प्रकार से विद्यार्थियों में तुलना नहीं करनी है। और तीसरा है कि हर व्यवहार के लिए इनाम या सज़ा प्रस्तुत करना, ये भी गलत कथन है। हर बात के लिए इनाम और सज़ा दिया जाए तो विद्यार्थी उसी के लिए कार्य करेंगे।
स्वयं का अनुभव और जिज्ञासा उनमें कभी नहीं आएगी। और जब विद्यार्थी आनंद, खुशी और उत्सुकता से कोई कार्य करेंगे तो वो बिल्कुल सही ढंग से और प्रेरित रूप से सीखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन है जो कि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करेगा। ऑप्शंस है, बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। दूसरा है, शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों को उनकी सोच में विसंगतियों से अवगत कराएं। तीसरा है कि शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। या फिर चौथा है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका विद्यार्थियों को निभानी चाहिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, तभी विद्यार्थी सीखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी। कौन सा रणनीति है जो कि बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी। ऑप्शंस देखते हैं, छात्रों को पूछना कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि वे समस्या को ठीक से समझते हैं। दूसरा है कि छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना बजाय उनके लिए सोचने के। और चौथा है कि छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका जो यहाँ दिया है ये बिल्कुल गलत है। केवल एक ही तरीका नहीं बल्कि कई तरीकों से सोचने के लिए, तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत होता है, क्योंकि यहाँ केवल एक ही तरीका के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए यह कथन गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 जो है, छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि वे समस्या को ठीक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। अगर छात्र इस प्रकार से सही ढंग से सीखेंगे और समस्या को सुनिश्चित ढंग से करेंगे तो वो समस्या समाधान करता और महत्वपूर्ण विचारक बनेंगे। दूसरा है कि छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही कथन है। और तीसरा है कि छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना बजाय उनके लिए सोचने के लिए। यदि छात्र खुद से सोचेंगे और खुद से सोचने के लिए उन्हें प्रेरित भी करना चाहिए, तभी छात्र एक अच्छे समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन जो है यही गलत कथन है, छात्रों को रोकेगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का। क्वेश्चन है, एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगी। तो एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका हैं, माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे। ऑप्शन है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, तीसरा है सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर, या फिर भौतिकवादी पुरस्कार देकर। तो यहाँ आप विद्यार्थियों को किस प्रकार से उनके आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देंगे। तो यहाँ जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। शिक्षिका को सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पर। फ्रेंड्स आज के भी ये पूरे 15 प्रश्न समाप्त होते हैं और पिछले 15 प्रश्नों को हमने पार्ट 1 में सॉल्व कराया था। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आएगा, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।